कल हम लोगों ने 133 पर बात की थी, जो कितना हो गया, 152 हो गया। लेकिन केवल सेक्शन बदल जाने से कोई प्रभाव ऐसा नहीं आता। तो जो पहले 133 था वही अब 152 है। और आपसे कहा गया था कि जो न्यूसेंस, उसकी भी जो कैटेगरी पब्लिक न्यूसेंस की, उसको हटाने के लिए एक संक्षिप्त प्रक्रिया ये रखी गई है बीएनएसएस में। कारण उसका ये बताया गया था कि पब्लिक न्यूसेंस ये भी एक प्रकार है जिसके कारण शांति भंग हो सकती, इसलिए उसको हटाने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया ये यहां रखी गई। 6 प्रकार की पब्लिक न्यूसेंसेस, इनकी चर्चा हुई थी कि 6 प्रकार की पब्लिक न्यूसेंसेस हैं। अगर ये हैं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो इसके अंतर्गत, इस सेक्शन के अंतर्गत कार्यवाही करने की अधिकारिता ये प्राप्त होगी। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन से? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया मजिस्ट्रेट। इसका मतलब यह हुआ कि एक उपखंड का मजिस्ट्रेट दूसरे उपखंड में कार्यवाही नहीं कर पाएगा, उसे जो कार्यवाही करनी अपने उपखंड में करे। यह नहीं होगा कि तिलहर का उपखंड हो, वो पुआया उपखंड में कार्यवाही करना शुरू कर दे। हाँ, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई विशेष मजिस्ट्रेट है तो वो कार्यवाही कर सकता है, क्योंकि वो स्पेशली इसी काम के लिए एम्पावर है। और जिला मजिस्ट्रेट वो तो जिले में सर्वत्र अपनी अधिकारिता रखता ही रखता है। लेकिन जो उपखंड का मजिस्ट्रेट है उसके संबंध में विशेष बात रहेगी कि केवल उपखंड में ही वो 152 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करेगा। और 152 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग किन किन दशाओं में हो सकता, वो 6 हैं। जबकि लोकमार्ग, नदी या जलसरणी, इसको आपने विधि विरुद्ध ढंग से अवरोधित किया है। और इस प्रकार अवरोधित किया है कि जनता के सदस्य जिन्हें उन लोकमार्ग, नदी या जलसरणी पर किसी प्रकार का कोई हक हासिल है, वो जब भी उस हक का उपयोग करना चाहे तो आपका जो काम है, जो विधि विरुद्ध बाधा के रूप में मौजूद है, वो उन्हें क्षति, बाधा या क्षोभ ये कारित करे, यानी उनके लिए न्यूसेंस ये साबित हो। और चूंकि सेक्शन की अपेक्षा ये है कि ये न्यूसेंस पब्लिक को होनी चाहिए, और पब्लिक वर्ड ये डिफाइन नहीं है न सीआरपीसी में न बीएनएसएस में। लेकिन एक सेक्शन पूर्व में सीआरपीसी में भी दिया था और अब बीएनएसएस में भी। कौन सा? 2Y, जहां डेफिनिशन क्लास है, और वो ये कहता है कि जो शब्द और पद यहां परिभाषित नहीं है उनकी वही परिभाषा ग्राह्य होगी जो पूर्व में आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता वर्तमान में बांधी गई है। तो पूर्व में आईपीसी की जो सेक्शन 12 था वो लोक को परिभाषित करता है, यानी जनता या जनता का कोई वर्ग, इसे दिक्कत होनी चाहिए आपके द्वारा जो लोकमार्ग, नदी या जलसरणी में विधि विरुद्ध अवरोध पैदा किया गया है, इनको दिक्कत होनी चाहिए, जनता या जनता के किसी वर्ग को। और जनता का वर्ग ये एक व्यक्ति, एक मोहल्ले के लोग, इनसे कॉन्स्टिट्यूट तो हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति या एक घर में रहने वाले लोगों से कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 152 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करे तो सर्वप्रथम उसे यह तय करना पड़ेगा कि अधिकारिता के प्रयोग का अवसर है भी या नहीं। और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपको एक बात हमेशा के लिए सीख लेनी चाहिए कि यह देखना चाहिए सबसे पहले कि सेक्शन के द्वारा दी गई शक्ति किसी भी प्राधिकारी को किस दशा में मिल रही है। अगर वो दशा है तभी सेक्शन की शक्ति का उपयोग यह किया जा सकता है, अन्यथा धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग किया ही नहीं जा सकता। और जब आप एज ए एडवोकेट या एज ए जज मामले को डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले यही चीजें देखनी होती है कि क्या वो स्थिति है जिसमें सेक्शन द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग हो सकता है। सबसे पहले तो यह देख लें कि क्या
कार्यवाही उन लोगों द्वारा शुरू की गई जिनके द्वारा शुरू करना अपेक्षित है, अर्थात जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी यह ताकत मिल जाएगी। पूर्व में सीआरपीसी धारा 478 मेरा ख्याल है जहां तक था 478 थी, जो ये कहती थी कि अगर किसी भी राज्य की विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि कुछ धाराएं उसमें मेंशन हैं, उसमें शायद 107 मेंशन नहीं है, बाकी 133 शायद मेंशन है, 145 और 147 ये तो मेंशन थी ही, कि इनके द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को जो ताकत दी गई है, राज्य सरकार विधानसभा के प्रस्ताव पर अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देना चाहे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को भी वो ताकत दी जा सकती है। ये 478 में था और अब 478 की करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई सेक्शन आ गया होगा। तो नॉर्मली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो इस ताकत का उपयोग करते हैं, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को यह ताकत नहीं दी जा सकती, ऐसी बात नहीं है। जब बात चलती है तो कंप्लीट कॉन्सेप्शन आपके दिमाग में होना चाहिए, और अगर कंप्लीट कॉन्सेप्शन नहीं तो बार बार पढ़ने से चीजों को क्या लाभ, एक ही बार में सारी बात पढ़ी, ठीक है, पढ़ी और समझी जाए ना। तो जब भी आप एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, वेदर यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ जज और एडवोकेट, कुछ भी हो आप, तो सबसे पहली चीज जो देखनी चाहिए वो ये कि सेक्शन जिस दशा में है कार्यवाही करने का हक आपको दे रहा है, क्या वो स्थिति है, और इस स्थिति का न होना न्यायालय की भाषा में, कचहरी की भाषा में कैसे बोला जाता कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है आपको। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दशा नहीं है। दशा क्या है? पब्लिक को दिक्कत होनी चाहिए, लोकमार्ग, नदी या जलतरणी, इस पर विधि विरुद्ध बाधा हो, उसमें अवरोध खड़े किए गए हों, और वे अवरोध न्यूसेंस के प्रकार के हों, अर्थात क्षति, बाधा और क्षोभ कारित करते हों। किसको? लोक को। और लोक एक व्यक्ति से कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, एक घर में रहने वाले लोगों से भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, एक लोकेलिटी उससे कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक लोकेलिटी नहीं, लोग के बहुत सारे वर्ग हो सकते हैं। और लोग के ये वर्ग उनकी शिक्षा के आधार पर, उनके पेशे के आधार पर, उनके रहने के स्थान के आधार पर, विभिन्न आधारों पर निर्मित किए जा सकते हैं। इसीलिए आईपीसी की धारा 12 लोक शब्द की इंक्लूसिव डेफिनेशन देती है, और इंक्लूसिव डेफिनेशन देकर क्या कहती है? लोक के अंतर्गत जनता या जनता का कोई वर्ग आता है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं देती, क्योंकि जेल में रहने वाले लोग वो भी एक वर्ग है, ट्रेन में बैठे हुए लोग ये भी एक वर्ग है। आप कितने वर्गों की चर्चा करेंगे? देयर में भी इन्यूमरेबल, असंख्य वर्ग हो सकते हैं। इसलिए हमने कहा था कि परिभाषाओं के अपने प्रकार हैं, और उनमें से ये आपको और साथ ही साथ आपके द्वारा निर्मित सभी अथॉरिटीज को बुद्धि और विवेक ईश्वर द्वारा प्रदत्त है कि वे कौन सी डेफिनेशन या डेफिनेशन करने का कौन सा तरीका कहां पर ग्राह्य करें। यहां पर इंक्लूसिव डेफिनेशन देना यही ठीक है, और इसलिए इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है कि लोक के अंतर्गत जनता या जनता का कोई वर्ग आता है। एक्सक्लूसिवली नहीं कहा कि जेल के लोग लोक शब्द से अभिप्रेत हैं, या अमुक जिले के लोग लोक शब्द से, ठीक है, अभिप्रेत हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये बुद्धि और विवेक, इसी को लेजिस्लेटिव विजडम कहा जाता है, इसी को विधायी जो बुद्धि है इसका नाम दिया जाता है। तो लोग को दिक्कत होनी चाहिए। इफ यू वांट टू टेक द एक्शन अंडर दिस सेक्शन, देन द फर्स्ट कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड वो ये है। लोक न्यूसेंस का दूसरा प्रकार हम लोगों ने देखा था
कि कोई ट्रेड या ऑक्यूपेशन, कोई व्यापार या उपजीविका इस प्रकार चलाई जा रही है, या किसी पण्य वस्तु इसका प्रदर्शन इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे क्या हो रहा है, लोक समाज का जो, आप लोग कह लो समाज कह लो, समाज का जो शारीरिक सुख है, लोक में जनता या जनता का कोई वर्ग दोनों आएंगे, एक वर्ग को हो रहा है, और समाज जनता के सभी वर्गों से मिलकर बनता है। फर्क करते रहना चाहिए, फर्क करना आना चाहिए, फर्क पर ध्यान जाना चाहिए, तब आपको कानून की सुंदरता ये दिखाई देती है। एक लाठी से सारी भैंसों को हाकेंगे तो अच्छा नहीं, मजा ही नहीं आएगा। हमें गजलें सुनने का शौक है, तो पहले वो आ करके जब आलाप लेते थे तो बड़ी ऊब होती थी कि जरा सी बात मार कहने में इतना टाइम ले लिया। अब उसी में खूबसूरती दिखती है। आप उस आलाप को देखें तो हर बार स्वरों का आरोह अवरोह होता है, एक ही तरीके से नहीं कहते हैं। तो वो खूबसूरती जब नजर आती है तो चीजें दिखाई देना शुरू होती हैं। लोग कहा, यहां समाज का शारीरिक सुख, ठीक है, फिजिकल कंफर्ट या उसका स्वास्थ्य विपरीत रूप से प्रभावित हो रहा। स्वास्थ्य विपरीत रूप से प्रभावित हो रहा, यह खतरनाक स्थिति है। लेकिन फिजिकल कंफर्ट सिर्फ इतना प्रभावित हो रहा है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? अनुच्छेद 21, वो तो खैर अभी आया, सीआरपीसी बहुत पहले की है, लेकिन कानून की भावना वो कभी नहीं बदलती, वो हमेशा वैसी ही थी। तो जीवन का मतलब एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। किसी को जानवरों की तरह रहने के लिए विवश और मजबूर नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि हम आपको मार नहीं रहे, तो आप जिंदा भी कहां रहने दे रहे हैं, ठीक है ना? आप मार नहीं रहे न सही, लेकिन जिंदा भी तो नहीं रहने दे रहे। आप बस मरने से 1 डिग्री ऊपर पर अगर किसी को जिंदा रखना चाहो तो यह अच्छी जिंदगी तो नहीं कही जा सकती। कहते हैं इससे तो मौत बेहतर, ठीक है। डेफिनेशंस या एक्सप्लेनेशंस सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए जज को इल्हाम थोड़ी होता है। वे भी आपके जैसे हमारे जैसे आदमी हैं, बस वे अनुभव कर सकते हैं, आप अनुभव नहीं करते। फर्क सिर्फ इतना है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। ये तो आप भी जानते हैं, रोज प्रयुक्त करते हैं इस शब्द को। और इसी को तो अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय, चाहे फ्रांसिस कोरेली हो, चाहे बंधुआ मुक्ति मोर्चा हो, देयर आर सो मेनी अथॉरिटीज इन द सुप्रीम कोर्ट, इन दोज अथॉरिटीज द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि एग्जिस्टेंस, एनिमल एग्जिस्टेंस, ये जीवन नहीं हो सकता। जैसे जानवर रहते हैं वैसे नहीं हो सकता। आप जानवर को खूब अच्छा खाना पीना दो, तो भी अगर उसे घूमने की स्वतंत्रता नहीं है, अगर उसे सोचने की स्वतंत्रता नहीं है, तो भी वो भी कम दूध देना शुरू करता है। कहते हैं कि घुमाइए उसको, तो आदमी की तरह रहेगा ना। तो फिजिकल कंफर्ट अगर ये भी प्रभावित हुआ एडवर्सली, स्वास्थ्य को दिक्कत नहीं है, लेकिन द ट्रेड और ऑक्यूपेशन विच यू आर रनिंग, या जिस पण्य या माल का प्रदर्शन आप कर रहे हो, उससे शारीरिक सुख ये प्रभावित हो रहा है। जो मीट ईटर्स हैं वो भी जानवर को कटते नहीं देख सकते, कटते वो भी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए बूचर्स उनकी अलग से जाती है, ठीक है, और वे ही काट सकते हैं। आप खाते भले ही हो, देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सड़क पर जानवर काट रहे हो तो शारीरिक सुख प्रभावित होगा। छोटे बच्चे निकल रहे हैं, स्कूल जाएंगे, उनका जो सुख है ये प्रभावित होगा। तो आपको माल या पण्य वस्तु का प्रदर्शन ऐसे नहीं करने दिया जाएगा, रेगुलराइज किया जा सकता है। और आप नहीं मानेंगे तो प्रतिषिद्ध ये भी किया जा सकता है। जो जरूरी होगा वो करेंगे।
आपको भवन बनाने की, किसी भी सब्सटेंस के डिस्पोजल की स्वतंत्रता है, लेकिन इस प्रकार नहीं कि अग्निकांड हो जाए या भयंकर विस्फोट हो। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो भी इस सेक्शन के अंतर्गत कार्यवाही हो सकती है। और यहां समाज या लोक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि प्रयोग करने की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं। फिर कोई कहता है चौथी स्थिति में कि कोई भवन है, कोई पेड़ है, वो ऐसी दशा में है कि गिर सकता है, तो सबसे पहले जो प्रभावित होंगे उन्हीं का नाम लिखा है। आस पड़ोस में कारोबार करने वाले लोग, वहां से गुजरने वाले लोग, ठीक है। अगर वो इस दशा में है, भवन या पेड़, कि इन लोगों को खतरा हो सकता है जो आसपास रहते हैं, कारोबार करते हैं या आसपास से गुजरते हैं, तो फिर सेक्शन के अंतर्गत कार्यवाही होगी। और कार्यवाही किस प्रकार की होगी ये आगे बता रहा है, लेकिन यहां उसने बताया कि भवन या पेड़ किस दशा में, इस दशा में है कि उसमें मरम्मत की जानी, सहारा दिया जाना जरूरी हो रहा है। चौथी सिचुएशन, चौथी तो यही होगी शायद, पांचवी सिचुएशन कहता है कि आपका हाईवे है या पब्लिक रोड, उसके नजदीक कोई कुआं है, कोई उत्खात यानी खाई है, या कोई तालाब है, गिर सकता है। जरूरी है कि बाड़ लगाई जाए। यहां पर भी समाज या लोक शब्द का प्रयोग करना जरूरी नहीं है, लेकिन समझा जा सकता है कि यहां भी खतरा लोग को ही है, व्यक्ति विशेष को नहीं है। इसीलिए पब्लिक न्यूसेंस के मामले कहे गए हैं। और पब्लिक न्यूसेंस में ये 6 प्रकार ऐसे हैं जो लोक शांति को किसी भी टाइम खतरे में डाल सकते हैं। या कोई भयंकर जीव जंतु है जिसे नष्ट करना, परिरुद्ध करना, ये जरूरी हो रहा है। और देखिए, जो हार्श विकल्प होते हैं, जो कठोर विकल्प होते हैं, वे आसानी से उपयोग में नहीं लाए जाते। तो अगर खतरनाक जीव जंतु भी है तो नष्ट करना ये विकल्प तब हो सकता है जब परिरुद्ध करने से काम न चले। ठीक है, आप अंतिम विकल्प पर एकदम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि दुनिया सिर्फ आपकी नहीं है। ठीक है, दुनिया में आप बेहतर मखलूक होंगे, लेकिन दुनिया आपकी ही नहीं है। और आप जहां से आए वो भी वहीं से आए हैं जिन्हें आप जानवर कहते हैं। और हमने तो एक बार बात की थी आपसे कि जानवर और आप में कोई बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है। ठीक है, जानवर खाना खाता है, आप भी खाते हैं। जानवर को सिखाया जा सकता है, तुम भी सीख सकते हो। ठीक है, जानवर अपने बच्चों से प्यार करता है, आप भी करते हैं। जानवर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, आप भी करते हैं। जानवर अपने इलाके पर अपना कब्जा रखना चाहता है, तुम भी रखना चाहते हो। फर्क कहां पे है? फर्क तो सिर्फ सीखने की क्षमता में है, इसके अलावा कहीं फर्क नहीं है। आप एक संभावना लेकर पैदा होते हैं, ठीक है, कि आप बेहतर आदमी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, आप एक संभावना है, आप में संभावना है कि आप बेहतर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जानवर में संभावना नहीं है। जानवर पूरा जानवर पैदा होता है, आदमी पूरा आदमी पैदा नहीं होता। आदमी आदमी बनता है, क्योंकि आदमियत गुणों में है, आदमियत प्रारूप में नहीं है। ठीक है ना, आदमियत तो गुणों में है, अन्यथा आतंकवादी को भी फिर आदमी मानना पड़ेगा, फिर तो सबको आदमी मानना पड़ेगा। तो आदमी प्रारूप में नहीं होता, आदमी आदमी होने की संभावना होकर आता है, वो आदमी बनता यहां है। जानवर पूरा जानवर पैदा होता है। कुत्ता जिस दिन जन्मता है उस दिन उसमें जो गुण होते हैं, वही गुण जिस दिन वो मरता है उस दिन होते हैं। उसमें न कमी होती है न ज्यादा। जबकि आदमी जिस दिन पैदा होता है उस दिन उसमें हो सकता कोई भी गुण ना हो, और अगर हो तो हम गारंटी नहीं कह सकते। हमने भी सिर्फ एक बात कही है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, लेकिन यह भी बहुत थोड़े से लोगों के साथ सच है। ठीक है, अन्यथा
नियम यह भी है कि संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए, ठीक है ना। आप जो लेकर आए हैं वैसा रहेगा आपके पास या नहीं, कुछ नहीं। तो अगर जीव जंतु है, खतरनाक है, ठीक है, तो नष्ट करने का विकल्प पहली बार में नहीं लिया जाएगा, पहले परिरुद्ध करना। आप देखते हैं तेंदुआ आया तो पकड़ने की कोशिश होती है। अरे भाई तेंदुआ आया तो उसका स्वभाव है ना आप पर आक्रमण करना, वो अपने स्वभाव में जी रहा है, तो गलत क्या कर रहा है भाई? वो अपने स्वभाव में जी रहा है तो गलत क्या कर रहा है? गलत तो कुछ भी नहीं कर रहा। ईश्वर ने आपको बुद्धिमत्ता दी, आप उसका उपयोग करिए, उससे रक्षा करिए अपनी। वो अपने स्वभाव के विपरीत कुछ कर रहा हो तो भाई ठीक है, उसे नष्ट करो। उसे नष्ट करने के बारे में पहला विकल्प ये चुनो। यानी तेंदुआ तुम्हारे घर पर आकर दूध ले आए, दूध की बाल्टी लेकर चला जाए मुंह में और डेयरी से लौटा, तो उसे नष्ट करना चाहिए। अगर वो आक्रमण कर रहा है तो क्यों नष्ट करना चाहिए? तब तो वो अपने स्वभाव में है, ठीक है ना। तो कभी भी जो कठोर विकल्प है वो पहले विकल्प नहीं हो सकते। और महापुरुषों के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है। कृष्ण अंतिम समय तक शांति दूत बनकर जा रहे हैं, राम अंतिम समय भी अंगद को शांति दूत बनाकर भेजना है, क्योंकि कठोर विकल्प पहली बार में चुनना ये नीचों की और दुष्टों की आदत है। कठोर विकल्प सबसे लास्ट में, जब कुछ ना हो सके तो नष्ट करना या परिरुद्ध करना। दीज आर द 6 सिचुएशंस। ये सिचुएशन अच्छे जिनमें इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है। और आपसे कहा था क्योंकि ये लोक न्यूसेंस के मामले हैं, और लोक न्यूसेंस भी ऐसी जिनसे कभी भी शांति भंग हो जाएगी। यद्यपि यहां शांति भंग इतना आशंकित नहीं है कि उतनी त्वरित कार्रवाई हम करें जैसी हमने 106, 107 मेंटेनेंस के मामलों में, या 128 यानी सिविल बल के जमाव जो अब 148 हो गया, वहां जैसी त्वरित कार्रवाई हमने की, उतनी त्वरित कार्रवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उतनी डिलेड कार्रवाई की भी यहां पर, ठीक है, यहां उचित नहीं समझा जा सकता जितना रेगुलर लीगल प्रोसेस अगर हम एडॉप्ट करें, यानी सिविल कोर्ट जाएं इस लोक न्यूसेंस के लिए, तो जितना डिले होगा उतना डिले करना भी उचित नहीं है, ठीक है ना। दोनों ही बातें उचित नहीं है। इसलिए यहां एक समरी प्रोसीजर ये भी रखा, और इस पर भी रोक नहीं लगी है। आगे हम लोग देखेंगे, इस पर भी रोक नहीं लगी कि पार्टीज में टेक द रिकर्स ऑफ सिविल कोर्ट, वो सिविल कोर्ट भी जा सकती हैं। और अगर मसला सिविल कोर्ट चला गया तो फिर यहां कार्रवाई रुक जाएगी, क्योंकि नियमित विधिक प्रोसेस वही है अधिकारों के बारे में न्याय निर्णय का। लेकिन फिर भी एक समरी प्रोसीजर देना जरूरी है। दैट इज वाई द 5 टाइप, जो 5 प्रकार हैं लोक उपताप के, उनके संबंध में संक्षिप्त प्रक्रिया यहां दी गई। संक्षिप्त प्रक्रिया, अब यह तय हो गया एक्शन कौन लेगा, किन दशाओं में लेगा, यह सब तय हो गया। एक्शन किस प्रकार लेगा अब यह तय होना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो तो कार्रवाई करने का निर्णय ही तब करेगा जब पुलिस से इंफॉर्मेशन मिलेगी या किसी अन्य तरीके से मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई ऐसा हो रहा है, क्योंकि मजिस्ट्रेट आमनी प्रेजेंट नहीं है, वो सर्वव्यापी थोड़ा ही है, ठीक है ना। और जब सर्वव्यापी नहीं है तो इंफॉर्मेशन तो उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसे इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है वो सिर्फ वही हो सकता है जो स्थल पर स्वयं मौजूद हो, ठीक है ना, वही हो सकता है। तो मजिस्ट्रेट तो ऑमनी प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसलिए उसे इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और वो आपने देखा था 152 सबसेक्शन 1 में उन्होंने कहा था कि when the executive magistrate will receive the information from the police or from any other source, then after taking evidence, कौन सा, जैसा वह एविडेंस उचित समझे, यानी कुछ तो अकल लगाएगा ही। खाली इंफॉर्मेशन मिल गई, कौआ नाक लेकर चला गया और कौए के पीछे आपने दौड़ना शुरू कर दिया, तो कुछ तो अकल लगा लेना ठीक ही होगा। इसलिए उतनी अकल लगाकर उसने निर्णय कर लिया कि आई विल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज
द सिचुएशन कम्स अंडर दोज, ठीक है, 6 जो 6 स्थितियां उनके अंतर्गत आ रही है स्थिति, दैट इज वाई आई विल टेक द एक्शन। उसने डिसाइड कर लिया। अब तय होना है कि कैसे एक्शन ले, एक्शन का तरीका क्या होगा। तो आपसे भी अपेक्षित ये देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह कि अगर किसी पर कोई आरोप लगा है कि वो ऐसा करता है, तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के नाते सबसे पहले तो ये सोच कर चलें कि हो सकता है उसके पास वैसा करने का कोई जस्टिफिकेशन हो। क्यों? क्योंकि वो भी बदतमीज है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाना ठीक नहीं है। ऐसा आप प्रिज्यूम क्यों कर रहे हैं? उससे ही पूछिए ना कि भाई क्यों कर रहे हो, ये तो बताओ। आप कारण दर्शित करो कि वाई यू आर बिहेविंग इन सच ए मैनर विच कांट बी ए मैनर फॉर ए सिविलाइज्ड पर्सन, जो एक सभ्य मनुष्य का तरीका नहीं हो सकता। आप उस ढंग से बिहेव क्यों कर रहे हैं? हो सकता है उसके पास कोई जस्टिफिकेशन हो, और अगर है तो फिर आप कार्रवाई क्यों करेंगे? यदि नहीं है तब बात आगे बढ़ेगी, और तब भी नहीं भी है तो हम एक बार उससे पूछेंगे कि भाई नहीं मानोगे क्या? जो एक्शन लेने का एक ठीक तरीका है वो तो यही है, और कानून है क्या? एक्शन लेने का ठीक तरीका, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो फिर सेक्शंस को याद करने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो अब हम जो इंफॉर्मेशन रिसीव किए हमें उसे बताना है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है ना? तो सवाल यह है कि बताने का स्टैंडर्ड तरीका, इसको तय कर दिया जाए, क्योंकि अगर बताने के तरीके में मतभेद रहा तो भी गड़बड़ होगा। वो कहेंगे बताया, वो कहेंगे नहीं बताया, वो कहेंगे बताया तो लेकिन आधा बताया, ये सब झंझट चलेंगे। और कानून बनता इसीलिए ताकि विवादों का समाधान भी किया जा सके। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया जा रहा है कि आप इसी ढंग से काम करेंगे अगर आपने 152 के अंतर्गत कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। और वो तरीका क्या उन्होंने बताया कि यू मस्ट ड्रॉन ए कंडीशनल ऑर्डर। आप एक आदेश, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट है, वो राज्य की शक्ति का प्रतिनिधि है। ठीक है, मजिस्ट्रेट स्वयं में कुछ नहीं है। वही कई बार जो ठीक जजेस होते हैं वो कहते हैं मेरे सम्मान या अपमान का सवाल ही नहीं है। सम्मान या अपमान का सवाल इस डायस का है, इसका सम्मान बहाल रहेगा। ठीक है ना? वही हम एक बार आपसे कहा था कि रावण भी कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और ऋषि भी कहता है मैं ब्रह्म हूं। ठीक है, फर्क क्या है रावण की बात में और ऋषि की बात में? बात तो एक ही है। फर्क यह है कि रावण अहंकार के साथ इस बात को कह रहा है, उसका जोर अहम पर है। वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसलिए यू मस्ट सरेंडर बिफोर मी, यह है उसका भाव। और ऋषि कहता है मैं ब्रह्म हूं, यानी उस विराट के हम हिस्से हैं, इसलिए हमें आपसे प्रेम का व्यवहार करना चाहिए क्योंकि आप भी उसी विराट के हिस्से हैं। तो वहां ऋषि की बात में जोर ब्रह्म पर है, रावण की बात में जोर अहम पर है। जोर का फर्क है, कहां पर जोर है इसका फर्क है। ऐसे ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका जो अधिनियम है, इसमें जोर आप कहां पर देना है, इससे तय होता है कि आप एक अच्छे न्यायाधीश हैं या एक बदतमीज न्यायाधीश हैं। अपमान आपका हुआ, जोर किस बात पर है? अगर जोर इस बात पर है कि मेरा अपमान हुआ तो आप अच्छे जज नहीं हैं, घमंडी हैं। अरे हो गया तो हो गया, क्या क्या फर्क पड़ता है, 20 बार होता रहता है। लेकिन अगर जोर इस पर है कि आपने व्यवस्था का अपमान किया, अब ठीक बात है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की स्पिरिट भी यही है, और यही सुप्रीम कोर्ट ने 20 बार डिफाइन किया है। जब हम लोगों ने पढ़ा था, अब पढ़ने वाले भी हैं, आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा।
और जब वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा तो कंटेम्प्ट का संज्ञान लेगा, और कंटेम्प्ट वो कब मानेगा, तो वो यही बताएंगे कि जब न्यायालय के प्रति अपमान आपकी बात से दिखाई देता है तब कंटेम्प्ट है। जज के प्रति अपमान दिखाई देता कोई मतलब नहीं, क्योंकि जोर कहां पर है इससे चीजें तय होती है, ठीक है ना। तो कंडीशनल ऑर्डर आप ड्रॉन करेंगे, आप कंडीशनल ऑर्डर लिखेंगे, उसे बताएंगे कि आपके द्वारा ये किए जाने की सूचना हमें प्राप्त हुई है, ठीक है ना, क्योंकि ये बताना जरूरी है और प्रिस्क्राइब्ड मैनर में बताना जरूरी है। आप प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं बताएंगे तो फिर झगड़े चलते रहेंगे, और झगड़ों को खत्म करने के लिए कानून बनता है, ठीक है। इसलिए यहां लिखता है कि आप सशर्त आदेश एक देंगे उस व्यक्ति को। सशर्त क्यों, शर्त क्या होगी उसमें, ठीक है, कि हमें ऐसा ऐसा करने की सूचना मिली है, तो या तो मेरे समक्ष उपस्थित होइए और ये दर्शित करिए कि आप वैसा क्यों कर रहे हैं, या ये प्रदर्शित करिए कि हम नहीं कर रहे हैं, जो भी स्थिति है आप अपना उत्तर हमारे पास दीजिए आकर, और या फिर आप इस काम को बंद करिए। या अगर मसला 152 सबसेक्शन 2, 3, 4 इनका है तो आप पदार्थ का व्ययन बंद करिए, भवन को उस ढंग से बनवाना बंद करिए, भवन या उसमें आलंब लगाइए, ठीक है, फेंसिंग करिए, तालाब कुएं आदि की जो लोकमार्ग पर मौजूद है, ठीक है ना, जो काम आप कराना चाहते हैं वो करिए। और मजिस्ट्रेट ऐसा आदेशात्मक स्वर में क्यों कहेगा, हमने पहले भी कहा वो राज्य की शक्ति का प्रतिनिधि है, व्यक्ति के नाते नहीं। लेकिन दिक्कत यही है कि मजिस्ट्रेट को लगता है वो गवर्नर हो गया है, इसलिए उसे ये अधिकार दिए गए, और यही कानून की भूमिका है कि वो सबको यह समझाता है कि गवर्नर कोई नहीं हुआ, गवर्नर कोई नहीं हुआ, तो व्यवस्था चलाने के लिए आपको कुछ ताकतें दे दी गई, इसमें से आपकी महत्ता नहीं है, व्यवस्था की महत्ता है। वही कि अहम ब्रह्मास्त्र में कहेगा ऋषि भी और रावण भी है, लेकिन वो अलग भाव से कह रहा है, इसलिए उसके कहने से जगत का कल्याण होता है और इनके कहने से नाश होता है, और यही मूर्खों को समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो मजिस्ट्रेट राज्य की शक्ति का प्रतिनिधि है, इसलिए राज्य की शक्ति के प्रतिनिधि के नाते ही विल पास ए कंडीशनल ऑर्डर। अब जो कंडीशनल ऑर्डर पास किया आपने, तो कंडीशनल ऑर्डर में आप क्या क्या लिखेंगे, देखिए कहता है तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले, या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले, या किसी ऐसे माल या पण्य वस्तु को रखने वाले, या ऐसे भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खात का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले, क्योंकि संपत्ति जो है वो तो कब्जे में भी हो सकती है, स्वामी भी हो सकता है, नियंत्रण हो सकता है, आप रखते हो सिर्फ बस, और कुछ भी आपका हित उसमें न हो। जैसे ट्रांसपोर्टर है, उसका वस्तु पर नियंत्रण तो होता है लेकिन वस्तु में कोई हित नहीं होता। भाई ठेले वाला आपका सोफा लेकर आपके घर पहुंचा रहा है तो उसका नियंत्रण तो सोफे पर उसी का है, लेकिन उसका कोई हित सोफे में है ऐसा नहीं है। जो कब्जाधारी है स्वामित्व संपत्ति का, उसका तो हित है कब्जे का, और स्वामी का तो हर प्रकार का हित है वस्तु में। तो संपत्ति के संबंध में 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे हमने कल कहा था कि 3 स्थितियां हो सकती हैं, संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण। जो रक्षण है इसके 3 प्रकार हैं, संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण। परिरक्षण में क्या करते हैं, आप एक्टिवली कुछ करते हैं चीज को सुरक्षित रखने के लिए। प्रतिरक्षण में जब कोई दूसरा उस चीज को खत्म करना चाहता है तो आप डिफेंस करते हैं, ये प्रतिरक्षण है। और संरक्षण में आप ऐसी स्थिति लगातार बनाए रहते हैं कि वो चीज सुरक्षित बनी रहे। यही 3 प्रकार हैं, और तीनों प्रकार से राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करेगा, इसकी शपथ वो लेता है। परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण। तो यहां भी आप वही देखेंगे, ठीक है। उसने कहा कि संपत्ति पर 3 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं, कब्जा, नियंत्रण या स्वामित्व, ये हो सकता है।
तो उसने तीनों स्थितियों का जिक्र किया। या ऐसे जीव जंतु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से ये अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है। अपेक्षा करते हुए, ही विल रिक्वायर, ठीक है, बाय कंडीशनल ऑर्डर, बाय पासिंग द कंडीशनल ऑर्डर ही विल रिक्वायर, ये अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर जितना उस आदेश में नियत किया जाए वह, अब ये 6 प्रकार के आदेश 6 प्रकार की स्थितियों के संबंध में दिए जा सकते हैं। और ये आदेश कैसे होंगे? सशर्त। अभी उसने कुछ किया नहीं है, अभी तो उसने सिर्फ सिचुएशन का संज्ञान लिया है और यह तय किया है कि हम सिचुएशन में, ठीक है, हस्तक्षेप करेंगे, और हस्तक्षेप करने के अपने निर्णय को वो अवगत करा रहा है उस व्यक्ति को जिसका उल्लेख यहां हो रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति के रूप में जो बाधा, ये न्यूसेंस पैदा किए हुए, जो ऐसा व्यापार चला रहा है, जो ऐसे भवन या तंबू का मालिक है, जो ऐसे जीव जंतु का मालिक है, आदि आदि, उनको वो कंडीशनल ऑर्डर देगा कि ही, और बाय पासिंग द कंडीशनल ऑर्डर ही विल रिक्वायर दैट पर्सन दैट यू मस्ट डू दैट विच इज मेंशन बाय मी इन दिस कंडीशनल ऑर्डर, ठीक है, विद इन द टाइम लिमिट, within that time limit which will be fixed by magistrate in his conditional order for the performance of that work, ठीक है ना। तो वो जितना तय करेगा उतने समय के भीतर इसे ये काम करना है। क्या कहता है? और काम क्या सशर्त आदेश में ये नहीं कह सकता कि आपने बाधा पैदा की है लोकमार्ग, नदी या जलसरणी में, तो आप बाधा तो हटा ही लें और साथ में 2 किलो आम हमारे घर पे पहुंचा दें। ये नहीं, ये भी कि इन 6 स्थितियां हैं, तो आप उस व्यक्ति को क्या आदेश देंगे, क्या सशर्त आदेश देंगे? कुछ भी नहीं देने लगेंगे, क्योंकि टीप मारने की सजा फांसी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो उसने जो किया है उसी के संबंध में सशर्त आदेश आप क्या दे सकते हैं, ये भी तय कर दिया, ताकि शंकाएं न रहें, गड़बड़ न हो, ठीक है ना। वह ऐसी बाधा या न्यूसेंस को हटा दें। यह सशर्त आदेश कब होगा? ये पहली स्थिति है, पहली स्थिति कि आपने लोकमार्ग, नदी या जलसरणी में बाधा पैदा की है। दूसरी, ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे। ये अगर व्यापार या उपजीविका इतनी खतरनाक है तो चलाना छोड़ दीजिए, यही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि वो व्यापार या उपजीविका इतनी खतरनाक है कि उसे अन्य किसी तरीके चलाया ही नहीं जा सकता। अगर चल सकती है, मान लीजिए पॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए शारीरिक सुख या स्वास्थ्य के लिए हानिकर सिद्ध हो रही है, वो तो रेगुलराइज की जा सकती है कि भाई इसमें अमुक पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाइए फिर चलाइए, ठीक है। लेकिन हो ही नहीं सकता तो फिर बंद करिए, और कोई तरीका ही नहीं, ठीक है। तो कहता चलाना छोड़ दे, अथवा ऐसी रीति से बंद कर दे, या उसे ऐसी रीति से बंद कर दे, ऐसी रीति से बंद कर दे, मीनिंग देयर बाय, उन्होंने कहा ठीक, रात के समय नहीं चलेगी क्योंकि शोर बहुत होता है और रात के समय लोग सोते हैं, ठीक है ना। इतने समय से इतने समय तक चलेगा, बाकी नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसी रीति से बंद कर दे या विनियमित करें, या उन्होंने कहा चलेगा लेकिन आप शोर को इस सीमा से अधिक नहीं बढ़ा सकते, आप 24 घंटे चलाइए लेकिन इससे ज्यादा शोर नहीं बढ़ा सकते आप, या विनियमित करें जैसा निर्दिष्ट किया जाए। अथवा ऐसे माल या पण्य वस्तु को हटाए, अगर माल या पण्य वस्तु को हटाना ही एकमात्र विकल्प है तो हटाइए, या उसे रखना ऐसी रीति से विनियमित करें जैसी निर्दिष्ट की जाए। आप ऐसी पदार्थ बेच रहे हो, मांस बेच रहे हो, या कोई ऐसी चीज या मिठाई बेच रहे हो जिस पर मक्खी आमंत्रित, ठीक है, आकर्षित होती है, तो आप उसे ढक के क्यों नहीं रखेंगे? भाई ढक के रखिए, ठीक है ना। तो या तो हटाए या वैसे रेगुलराइज करे जैसा निर्दिष्ट किया जाए। दूसरी दशा में, तीसरी दशा में, ऐसे भवन का निर्माण रोके या बंद करे, ठीक है। रोके या तो परमानेंटली रोके, रोके का मतलब क्या हुआ? परमानेंटली रोके, और बंद करे मीनिंग देयर बाय फॉर द टाइम भी, जैसे कोरोना में निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना। तो रोका नहीं, बंद किया।
आपके मित्र अगर होंगे जो दुकान चलाते हैं, तो आप जैसे ही शब्द प्रयोग करोगे कि दुकान कब बंद कर रहे हो, वो कहेंगे बेवकूफ हो क्या, बोलने का तरीका नहीं है तुम्हें। ठीक है, दुकान बंद नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि दुकान बंद होने का मतलब तो परमानेंटली बंद हो गई। ठीक है, दुकान, ठीक है, बढ़ाएंगे कब, ये शब्द प्रयोग करते हैं जो व्यापारी लोग होते हैं, वो कहते हैं दुकान कब बढ़ाओगे। ठीक है, तो शब्द प्रयोग आदमी की भावना को चोट पहुंचाता है। बढ़ाना शब्द अच्छा है, उससे वो डिनोट करते हैं दुकान कब बढ़ाओगे, दुकान बंद कर, ये शब्द ही नहीं लाने देते, तो रोके या बंद करें। ठीक है, तो आपका या ऐसे पदार्थ के बयान में परिवर्तन करें, या आप इतना नहीं बहाओगे, इस ढंग की कोई बात। और इसमें अक्सर कंडीशनल ऑर्डर पास करते हैं। जब आप सुनते होंगे कि डेयरी वालों को निर्देश दिया गया है कि वे गोबर नालियों में नहीं बहाएंगे, ठीक है, तो इसी सेक्शन में देते हैं कोई माल या पण्य वस्तु, कोई व्यापार आप इस ढंग से नहीं चलाएंगे। जैसे कहते हैं भैंसों के निकलने का टाइम रेगुलराइज करेंगे, तो कैसे करेंगे भाई, अधिकारी नहीं तो कैसे कर दोगे भाई, कभी सोचिए आखिर कानून में हक कहां है। तो डेयरी एक व्यापार है, ठीक है, या उपजीविका है, उसको चलाना रेगुलराइज करेंगे कि आप भैंसों के निकलने का समय ये रहेगा। अब बात चल रही कि शहर के बाहर भेजा जाए, तो शहर के बाहर बेहतर है, जितने मेट्रो हैं सब में शहर के बाहर होती है। ठीक है ना, तो ये कहां होता है आपका 152 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन आपका 2। ठीक है, ऐसे भवन का ये हो गया। अच्छा ठीक, ऐसे भवन तंबू या संरचना को हटाए, उसकी मरम्मत कराए या उसमें आलंब लगाए, अथवा ऐसे वृक्षों को हटाए या उनमें आलंब लगाए, ये चौथी दशा में। ठीक है, कि मरम्मत करिए, सहारा दीजिए, अथवा ऐसे तालाब, कुएं या उत्खात को बाढ़ लगाए। ठीक है, और ये कैसा होगा, सशर्त आदेश कि आप मेरे सामने, शर्त क्या लगी होगी, मेरे समक्ष उपस्थित करिए, कारण दर्शित करिए कि आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते, या करिए। आदेश है किंतु सशर्त, या तो, और सशर्त आदेश है तो दो बातें आपके सामने, दो विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं, या तो आदेश का पालन कर दीजिए और या कारण दर्शित करिए कि क्यों नहीं करेंगे। इसीलिए कहा सशर्त आदेश देगा, और सशर्त आदेश के माध्यम से अपेक्षा करेगा कि उतने समय के भीतर यह काम करे। ठीक है ना, अथवा ऐसे भयानक जीव जंतु को उस रीति से नष्ट करे, परिरुद्ध करे या उसका व्ययन करे जो उस आदेश से संबंधित है। अब मान लीजिए तेंदुआ आता तो वन विभाग को, जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं कि आप परिरुद्ध करिए, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो गार्जियन है वन्य जीवों के, वो कार्यवाही करते हैं। अगर आप वन्य जीव को नुकसान पहुंचाओगे तो उन्हीं को आदेश मिलेगा कि या तो परिरुद्ध करो, नहीं हो सकता वह नष्ट करो, जो भी है। अथवा यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है, यही तो आदेश होगा, या तो ऐसा करो, और अगर आप आपत्ति करते हो तो वह स्वयं, यानी वो स्वयं कौन, वो व्यक्ति स्वयं, मजिस्ट्रेट आदेश दे रहा है ना, सशर्त, तो आदेश उसने दिया कि या तो ये करो, और या वो व्यक्ति स्वयं, या तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष समय, उस समय और स्थान पर जो उस आदेश में नियत किया जाए हाजिर हो, और इसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से कारण दर्शित करें कि उस आदेश को अंतिम क्यों न कर दिया जाए। यानी आदेश में लिखेगा कि या तो आप इसका पालन कर दीजिए, और इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, ठीक है, इस आदेश के पालन के प्रति आपकी कोई आपत्ति है, तो आप अमुक दिनांक पर, अमुक समय पर, अमुक स्थान में मेरे समक्ष या मेरे अधीनस्थ के समक्ष उपस्थित होकर कारण बताइए कि हम इस आदेश को अंतिम क्यों न कर दें। अभी तो सशर्त दे रहे हैं, और जब अंतिम कर देंगे तो फिर आदेश है, और आदेश के प्रति तुम्हें कोई विकल्प थोड़ा मिलेगा, फिर तो हम पालन करा ही लेंगे। ठीक है ना, आपसे ये अपेक्षा करेगा, और कारण दर्शित करने की जो उसकी अपेक्षा होगी, इसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से, ये नहीं है कि तुम कारण दर्शित चाहे जिस प्रकार से कर दो, आप उस समय उस स्थान पर उस व्यक्ति के
या प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो गए जो मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित है, और आपने कारण दर्शित करना शुरू कर दिया बोल बोल के, नो, वो कारण दर्शित करना नहीं माना जाएगा। क्यों? क्या लिखा है इसमें? इसके पश्चात उपबंधित रीति से, जो रीति फिक्स की गई है आपत्ति रखने की, उसी रीति से आप कारण दर्शित करिए। अपने तरीके से या रीति के चयन के संबंध में आपको कोई विकल्प नहीं प्राप्त है। ठीक है। फिर सबसेक्शन 2 कह रहा, मजिस्ट्रेट इस धारा द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिविल न्यायालय का सबस्टिट्यूट है ये। ठीक है ना, सिविल न्यायालय का ये सबस्टिट्यूट है। यहां समरी प्रोसीजर चलाने का हक इसीलिए दिया गया है क्योंकि मामला आपातिक हो सकता है। इसलिए आप यहां अगर कोई आदेश दे दिया गया तो उसे सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं करेंगे। आप अपने अधिकारों के बारे में निर्णय कराकर लाइए कि हम जिस मार्ग पर बाधा पैदा कर रहे हैं उस पर बाधा पैदा करने का हक हमें है, ये डिसाइड करा के लाइए सिविल न्यायालय से। ठीक है ना। आप इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं करेंगे कि मजिस्ट्रेट ने हमें रोक दिया है और साहब जो है मजिस्ट्रेट को ऐसा करने से रोक दिया जाए। आप इसी बात का इंजंक्शन सूट लाने लगे कि मजिस्ट्रेट के इस आदेश को प्रश्नगत करने वाला नहीं, ये नहीं आएगा। आप अपने अधिकारों की घोषणा के लिए मुकदमा लाइए, और जब आपके अधिकारों की घोषणा हो जाएगी, अगर यह पाया गया कि आपके अधिकार सिविल न्यायालय द्वारा घोषित कर दिए गए उस लोकमार्ग, नदी या जलसरणी पर जिस पर आपने बाधा पैदा की थी और जिस बाधा को मजिस्ट्रेट ने गलत मानते हुए आपके खिलाफ आदेश दे दिया था, तो उस आदेश को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन आप आदेश के खिलाफ कहीं नहीं जाएंगे। आप अपने अधिकारों की घोषणा है तो जाइए, आप अपने अधिकारों की घोषणा करा के लाइए। ठीक है। यह नहीं होगा कि आप आदेश के खिलाफ पहुंच जाओ, क्योंकि आदेश करने का हक उसे इसीलिए दिया गया क्योंकि सिविल न्यायालय में देर लगेगी और यहां मामला आपातिक है। इसलिए लोक न्यूसेंस के प्रत्येक मामले में कार्रवाई की अधिकारिता भी उसे नहीं दी। केवल 6 मामले, केवल 6 मामले जिनमें कार्रवाई की अधिकारिता उसे दी है, और ये 6 मामले ऐसे हैं जो अर्जेंट नेचर के हैं, और अर्जेंट नेचर का होने के कारण हो सकता है आपके साथ अन्याय भी हो जाए। वाकई आपका कोई हक हो जिसे समझने में सिविल न्यायालय सक्षम हो, किंतु मजिस्ट्रेट उस ढंग से ट्रेंड न होने के कारण समझ न पाया हो और आपके अधिकार का वायलेशन उसने कर दिया हो, लेकिन फिर भी मामला चूंकि बेहद अर्जेंट प्रकार का है, इसलिए उससे कार्रवाई का हक नहीं छीना जा सकता। और अभी हम लोग देखेंगे, आगे आएगा 154 नहीं, हाँ 156। ठीक है। इसमें इस व्यक्ति को मौका दिया जाएगा जो पिछली, अब 156 पहले 137 सीआरपीसी, वहां इस व्यक्ति को यह मौका दिया जाएगा कि ही, ठीक है, मस्ट शो, वो कारण दर्शित करे कि अगर वो आदेश का पालन नहीं करना चाहता तो क्या उसके पक्ष में कोई आधार मौजूद है, और अगर वो ये प्रदर्शित करने में सफल रहता है तो मामला वहीं रोक दिया जाएगा। लेकिन एक चीज और, वो अभी हम हल्के में बोले दे रहे हैं, जब 137 पढ़ाएंगे या 156 पढ़ाएंगे तो ज्यादा उस पर जोर देंगे कि 137 या 156 की जो प्रक्रिया है वो 133 या 100 कितना है, ये 52, इसके सबसेक्शन 1 के संबंध में है, लोकमार्ग, नदी या जलसरणी के संबंध में है। शेष जो 5 दशाएं हैं उनके संबंध में 137 की प्रक्रिया नहीं है। यानी अगर मसला 133 या 152 सबसेक्शन 1 का हुआ, यानी लोकमार्ग, नदी या जलसरणी में विधि विरुद्ध ढंग से अवरोध पैदा करने का है, तो 137 की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अदरवाइज 137 की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। देखेंगे जब हम लोग वहां पहुंचेंगे 137 यानी वर्तमान 156 पर, तो आप देखेंगे वहां की जो भाषा है वो इस बात का समर्थन करेगी। लेकिन एक मोटी बात समझ लें कि चूंकि मामला यहां आपातिक है, इसलिए इस आदेश को सिविल न्यायालय में प्रश्नगत करने की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आप अपने अधिकारों की घोषणा करा कर लाइए। एक प्रश्न आपसे कई बार प्री में पूछ दिया जाता है
कि क्या पर्यावरण प्रदूषण के मामले 152 और 133 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, निपटाए जा सकते हैं, अर्थात उनमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, क्योंकि वो भी व्यापार या उपजीविका इस ढंग से चलाने का मामला है जिससे लोक स्वास्थ्य, ठीक है, या लोक का जो सुख है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और जब आपको ये बातें नहीं पता होती तो आप कानूनी विकल्पों का चयन नहीं कर पाते। बड़ी यहां समस्या चलती है, वो बदबू आती है चौक में, तो आप इस विकल्प का चयन क्यों नहीं करते? ठीक है ना, कि इंडस्ट्री जिस पर आपका शक है उसको पार्टी बनाइए और करिए, ठीक है ना। तो जिला मजिस्ट्रेट को इस ढंग की ताकत है कि पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में पहले विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस विषय पर मतभेद था। और मतभेद क्यों था? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण एक स्पेशल मामला है और उसके लिए स्पेशल कानून बना हुआ है। और जब स्पेशल कानून बना हुआ तो फिर निर्वचन का एक सिद्धांत यह भी है कि अगर किसी स्पेशल सिचुएशन के लिए कोई स्पेशल कानून होगा तो उस स्पेशल सिचुएशन के उत्पन्न होने पर वही विशेष कानून उपयोग में लाया जाएगा और उसी विशेष कानून के जो अनुतोष हैं, जो रेमेडीज हैं उस कानून में, वही दी जाएंगी, शेष कुछ नहीं, जनरल लॉ लागू नहीं होगा। यह भी सिद्धांत है। तो बीएनएसएस और सीआरपीसी ये जनरल लॉ है, ये जनरल रेमेडी दे रही है, और पर्यावरण प्रदूषण ये स्पेशल लॉ है। तो कुछ उच्च न्यायालयों का मत था कि पर्यावरणीय मामले इसके अंतर्गत नहीं लिए जा सकते, और कुछ उच्च न्यायालयों का मत था कि नहीं, जब लिखा है तो क्यों नहीं लिए जाएंगे, ठीक है, जब लागू हो सकता है तो क्यों नहीं। और यही वे मामले हैं जो लोक महत्व के ऐसे सामान्य मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक जाने चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट का मत आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों लॉ अलग अलग फील्ड को लागू होने के लिए बने। यह लोक न्यूसेंस से संबंधित मामला है। मजिस्ट्रेट को अधिकारिता तब मिलेगी इसमें जब क्या हो कि कोई व्यापार या उपजीविका इस ढंग से चलाई जा रही हो कि उससे शारीरिक सुख या स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है, जबकि पर्यावरणीय विधियों के अंतर्गत कार्रवाई तब भी की जा सकती है जब कोई शारीरिक सुख या स्वास्थ्य का प्रश्न ही ना हो। आप जंगल में हैं, नदी में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है ना, जिससे नदी का जल प्रदूषित हो रहा है, तो पर्यावरणीय विधियों में कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन बीएनएसएस की धारा 152 में कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वहां समाज का शारीरिक सुख या स्वास्थ्य प्रभावित नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि जंगल में हो रहा है ना, लेकिन इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा, तो पर्यावरण के कानून में कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा दोनों कानून अलग अलग हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि पर्यावरण के कानून उसी विषय पर लागू हो रहे हैं जो सीआरपीसी की धारा 152 के सबसेक्शन 1 में खा खंड में वर्णित स्थिति है, वो स्थिति पर्यावरणीय मामलों में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, क्योंकि वो समाज के शारीरिक सुख को प्रभावित कर रहा हो जरूरी नहीं है, समाज के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा हो डायरेक्टली। पर्यावरण प्रदूषण का कोई मामला हो, अल्टीमेटली तो समाज के स्वास्थ्य को प्रभावित कर ही देगा, लेकिन डायरेक्ट कोई प्रभाव पड़ रहा हो ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये यूं कहें होगा ही होगा, तो आप 152 एक खाका जो मामला है इसमें हर बार पर्यावरणीय प्रदूषण में जिन मामलों में कार्रवाई हो सकती है उनके अंतर्गत यहां कार्रवाई हो पाए जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां कार्रवाई तब हो पाएगी जब समाज के शारीरिक सुख या उनके स्वास्थ्य विपरीत रूप से प्रभावित हो। अब ओजोन परत में छेद हो रहा तो तुम्हारा शारीरिक सुख ये कहां प्रभावित हो रहा है? ये प्रभावित भी हो रहा तो बहुत लंबे समय में, प्रत्यक्ष प्रभाव कहां है, ठीक है ना। तो उनका दोनों मामले चलते रहेंगे, दोनों कानून लागू होंगे। इन्हीं पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित मामले भी 152 एक खा में उठाए जा सकते हैं यदि सेक्शन की जो अन्य दशाएं हैं कि वो शारीरिक सुख पर या व्यक्तियों के स्वास्थ्य को
विपरीत रूप से प्रत्यक्ष प्रभावित कर रही, डायरेक्ट संबंध है, तो कार्रवाई यहां हो जाएगी। ठीक है ना। आपका कहता है स्पष्टीकरण, लोक स्थान के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान और स्वच्छता या आमोद प्रमोद के प्रयोजनों के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी हैं। मैदान भी हैं, खाली यही नहीं है, ये भी हैं और अन्य चीजें भी हैं। राज्य मैदान छोड़ता है आमोद प्रमोद के प्रयोजनों के लिए। तुम कहो टोनाल का मैदान पड़ा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दे, नहीं बनेगा। कल जब शादी होगी या कोई आएगा शाहजहांपुर में, तो उसकी सभा कहां होगी? यानी ये जो फेसबुकीय बुद्धिमान हैं वो इसी ढंग की बातें करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास काम तो कोई है नहीं, ना अकल है, तो चीजों पर समग्रता के साथ विचार तो कर ही नहीं सकते। अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करनी है। और ये मूर्खता का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि अगर बरसों बरस से कोई काम चलता आ रहा है तो और उसके चलने पर उस समय के बुद्धिमान लोगों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है, तो वो काम ठीक ही होगा। भले ही उस काम के होने का जो जस्टिफिकेशन है वो तुम्हारी अकल में नहीं फंसता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लगातार चलाने वाले लोग बेअकल हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो आमोद प्रमोद के स्थान, स्वच्छता के प्रयोजनों के लिए जो खाली स्थान छोड़े जाते हैं राज्य के द्वारा, वो भी लोक स्थान माने जाएंगे। उनमें कोई बाधा अपना रख के खोका शुरू कर दिया। अब बता रहे हम तो जीविका कमा रहे हैं। अरे भाई, तो तुम लोक स्थान में कमाओगे? ऐसे टोनाल के मैदान में सब लग जाएंगे खोके। गरीब आदमी, यहां तो एक लाइसेंस है गरीब होना, यहां तो एक लाइसेंस है बदतमीजी के लिए। गरीब आदमी होना एक लाइसेंस के तौर पर यहां उपयोग होता है हिंदुस्तान में। लगाए बैठे हैं, सड़क कब्जा की, आप मरे तो मर जाएं। और आपको भी जब कोई अतिक्रमण से भयंकर नुकसान हो जाएगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो ठेला लगा हुआ था ये गलत था। उससे पहले आप भी भाषण झाड़ रहे होंगे फेसबुक पे कि गरीब लोग बेचारे ठेला लगा रहे हैं। तो ठेला कहीं भी लगा दोगे क्या? कहीं भी कब्जा करके बैठ जाओगे तो सब कब्जा ही कर लो, बस बात खत्म। ठीक है। और इसीलिए आपको न्यायालय बड़ा दिखाई देता है, इसीलिए दिखाई देता बड़ा। काम ये सरकार का है, सरकार करेगी नहीं, तो सरकार को चाहिए वोट। ठीक है। अगर सरकार डंडा चला के अभी हटा दे, ठीक है, तो वोट ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो वोट नहीं देंगे, ये हार जाएंगे, इसलिए ये करेंगे ही नहीं, ये करेंगे ही नहीं। अब जब कोई मर जाएगा वो पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। या इस आधार पर कि मेरा फंडामेंटल राइट है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आना जाना और बिना बाधा के आना जाना, ये अतिक्रमण बाधा पहुंचा रहा। तो जो काम सरकार का है वो सरकार ने किया नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि किया जाए जो काम आपका है। तो आपको कोर्ट बड़ा दिखाई देने लगेगा, जबकि बड़ा बड़ा कहीं नहीं है। कोर्ट का काम यह है ये बताना कि ये आपका काम है और ये कहना कि आप ये काम करिए, बस इतना ही बात। काम तो वो सरकार ही का था, किया ही नहीं तो क्या हो। और ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये डंडा चलाएंगे तो जो अपोजिशन में कोई हो वो डीएम क्या पहुंच जाएगा। ठीक है। और वो अखबारों में फेसबुकियों की बाढ़ आ जाएगी कि साहब जो है वो तो बड़ा अत्याचार हो रहा है, और उनकी परेशानी कोई नहीं देखेगा जो रोज परेशान होते हैं उस परेशानी से। आप खड़े हैं बेवकूफों जैसे, लगा है जाम, वो आराम से सब्जी तौल रहे हैं। ठीक है। आगे सब सड़क घेरे हुए, बस करिए, ये स्थिति है। ठीक है। तो आपका कहता है लोक स्थान के अंतर्गत ये भी है। अब बात चल रही है, ठीक है, ऑर्डर हो गया, कंडीशनल ऑर्डर पास हो गया, तो ये कंडीशनल ऑर्डर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ही है, अभी तो मजिस्ट्रेट के ही पास है। इसकी सूचना उसे कहां हुई जिसके विरुद्ध यह आदेश पारित किया गया, ये जिसके लिए यह आदेश पारित हुआ है, इसकी तामील होनी चाहिए उस व्यक्ति पर जिसको यह आदेश संबोधित है, तो तामील कराई जाएगी। तामील का प्रकार क्या होगा यह भी तय किया जाएगा, क्योंकि तामील के अनेकों प्रकार हो सकते हैं। अखबार में छपवाना, घर पे आदमी भेजना, लाउड स्पीकर पे प्रचार करवाना,
तामील के अनेकों प्रकार हो सकते हैं, सूचना के अनेकों प्रकार हो सकते हैं। तो सूचना का वही प्रकार उपयोग किया जाएगा यहां जो सूचना का प्रकार पूर्व से सूचनाओं को देने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। क्योंकि अनेक प्रकार अगर व्यक्ति के लिए आप निर्धारित कर दोगे तो प्रकारों में ही उलझकर वो रह जाएगा। तो उलझाव सिर्फ उतना जितना उपयोगी हो, उससे अधिक उलझाव नहीं होना चाहिए। इसलिए 135 कहता है कि 133 के आदेश की ये भी खूब पूछे जाती हैं प्री में चीजें, और अगर आप इन्हें सत्यनारायण की कथा की तरह सुन रहे हैं तो आप नुकसान उठाएंगे। ठीक है ना, ये सत्यनारायण की कथा नहीं है जिसे आप सुनते ही जाएंगे। आपको रोचक ढंग से हम आपके सामने विषय का प्रस्तुतिकरण इसलिए करते हैं कि वो ग्राह्य हो जाए, इसलिए नहीं कि आपको कथा और कहानी हमें सुनानी है। ये नहीं है इसका कारण। रोचक प्रस्तुतिकरण इसलिए करते हैं कि कानून की जो दुरूह स्थिति है, कानून का जो रूखापन है, उतना रूखा आपको कानून न लगे, वो सरस लगे और आपको दिखाई दे उसमें रस है। ठीक है, तो उसको अनुभव कराने के लिए हम इस प्रकार से बात रखते हैं। आप इसे सत्यनारायण की कथा की तरह सुन ले और फिर सो जाएं आराम से तो कुछ नहीं होगा। ये खूब पूछा जाता है कि 133 या 152 अब वर्तमान का, इसमें जो कंडीशनल ऑर्डर पास होगा इसकी सूचना संबंधित व्यक्ति पर किस प्रकार की जाएगी, तो उसी प्रकार की जाएगी जो रीति समनों की तामील के लिए पूर्व में उपबंधित है। और समनों की तामील आपने देखी थी कि व्यक्ति ना मिल सके तो प्रक्रिया, सरकारी सेवक पर तामील, देरवर। ठीक है, वहां बहुत सारे मोड्स थे संबंध की तामील के, वो सारे तरीके यहां इस्तेमाल होंगे। और क्यों इस्तेमाल होंगे? क्योंकि 135 ऐसा कहता है आदेश की तामील उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह किया गया है यदि साध्य हो, यानी एक शब्द उसने लगा दिया जिससे मामला पीछे से डिफरेंट हो गया। अगर तरीका जो समरों की तामील का बताया गया है पीछे, उसे इस्तेमाल में लाना साध्य ही नहीं है, ठीक है, साध्य नहीं है, तो फिर तरीका दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, लेकिन जहां तक साध्य हो वहां तक वही तरीका अपनाया जाए। तो कहते हैं यदि साध्य हो तो उस रीति से की जाएगी जो समरों की तामील के लिए इसमें उपबंधित है। और सबसेक्शन 2 कहता है यदि ऐसे आदेश की तामील इस प्रकार नहीं की जा सकती, यानी साध्य नहीं है, वो व्यक्ति, ठीक है, जो विधि विरुद्ध जमाओ विधि विरुद्ध अवरोध किए हुए लोकमार्ग नदी जलसरणी में घर पे ही नहीं, तो अमेरिका गए हुए हैं। ठीक है ना, तो कहता है यदि ऐसे आदेश की तामील इस प्रकार नहीं की जा सकती तो उसकी अधिसूचना ऐसी रीति से प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा की जाएगी और जैसी राज्य सरकार नियम द्वारा निर्देश करे, और उसकी एक प्रति ऐसे स्थानों पर चिपका दी जाएगी जो उस व्यक्ति को इत्तला पहुंचाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। और चिपकाने के बाद उस तक इत्तला पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी उसकी किस्मत। यहां सिर्फ इतना ही लिखा गया कि उन स्थानों पर चिपका दी जाएगी जो ऐसे स्थान के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त हैं। यह नहीं लिखा है कि उन तक पहुंचना जरूरी है, मत पहुंचे। ठीक है, चिपकाना ये कंडीशन प्रेसिडेंट है आगे की कार्यवाही के लिए। तुम तक सूचना पहुंचना कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है। और ऐसी रीति से उद्घोषणा करके प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, इसका मतलब प्रकाशन वो नहीं है जो आपके दिमागों में है। आपके हिसाब से प्रकाशन सिर्फ अखबार में होता है या लिखकर होता है। प्रकाशन का लिखकर किया जाना ये एक प्रकार है। प्रकाशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो सिर्फ इतना कि आप जब अपने मन की बात दूसरे तक कम्युनिकेट कर देते हैं, दूसरे की जानकारी में आप अपनी बात ले आते हैं, तब आपने बात या तथ्य प्रकाशित कर दिया है, यह कहा जाता है। तथ्य का प्रकाशन या बात का प्रकाशन लिखकर हो सकता है, बोलकर हो सकता है, अनेक तरीकों से हो सकता है। प्रकाशन का मतलब लिखकर प्रकाशन ही नहीं होता। तो यहां सिर्फ कहा कि अगर उपरोक्त रीति से साध्य नहीं तो घोषणा प्रकाशित करके इस आदेश के पारित होने का तथ्य लोगों की जानकारी में ले आया जाएगा और इस उद्घोषणा को लिखकर ऐसे चिपका भी दिया जाएगा उन स्थानों पर जो ऐसे व्यक्ति को सूचना पहुंचाने के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयुक्त
समझे जाए। सूचना पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी इसकी किस्मत। और इसके बाद 136 आपका क्या कहता है, अब जब सूचना पहुंच गई तो दो ही बातें हैं। सबसे पहले इसे दो विकल्प प्राप्त होंगे, क्योंकि अपराधी नहीं है, हम वारंट नहीं जारी करेंगे भाई, ये अपराधी थोड़ा ही है कि हम पकड़ के बुलाएं इसे, 82 कर दें 83 कर दें, ऐसा कुछ थोड़ा ही होगा। वारंट नहीं होगा, और जो वारंट नहीं होगा तो आप जिस व्यक्ति के विरुद्ध ये आदेश है, इससे विकल्प क्या होंगे, दो। वही विकल्प हो भी सकते हैं, या तो आदेश के मुताबिक हाजिर हो और कारण दर्शित करे, ठीक है ना, या आदेश का पालन कर दे और हाजिरी मत हो। भाई आदेश का पालन कर दिया तो हाजिर होने की जरूरत क्या है, या तो आदेश का पालन कर दे, एक विकल्प। दूसरा, आदेश का पालन नहीं करता तो फिर दो विकल्प, ठीक है, कि या तो हाजिर हो या हाजिर मत हो। अगर नहीं हुआ हाजिर तो ठीक है, इसका मतलब इसके पास कोई कुछ कहने को है ही नहीं, तो हम आदेश को अंतिम कर देंगे। और अगर हाजिर भी होता है, मान लीजिए हाजिर हो भी गया, लेकिन हाजिर आने के बाद कारण ही दर्शित नहीं किया तो भी आदेश को अंतिम किया जाएगा। हां, हाजिर हुआ, कारण भी दर्शित किया, तब आगे प्रक्रिया चलेगी, ठीक है ना। तो 136 में आदेश अंतिम भी हो सकता है, ठीक है। किन दशाओं में, यदि हाजिर ही ना हो और हाजिर हो किंतु कारण दर्शित न करे तो आदेश को अंतिम 136 में ही कर दिया जाएगा। और अगर हाजिर होता है और कारण भी दर्शित करता है तो प्रक्रिया आगे चलेगी, और तब प्रक्रिया आगे चलनी भी चाहिए, ठीक है। वही लिखा है 136 में, 136 यानी 153 नहीं, सॉरी 154। क्या कहता है, वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य उस समय के अंदर उस रीति से करेगा जो आदेश में तद द्वारा विनिर्दिष्ट है। अगर ये कर देता है तो बात ही खत्म हो गई, खत्म मसला ही, ठीक है। उस समय के अंदर उस रीति से सब कर दिया उसने। अथवा या फिर अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता तो उस आदेश के अनुसार हाजिर होगा और उसके विरुद्ध कारण दर्शित करेगा। और ऐसी हाजिरी या सुनवाई श्रव्य दृश्य संगोष्ठी के माध्यम से अनुज्ञात की जा सकेगी। ये संशोधन के बाद शब्द आए, ठीक है ना, कि हाजिर होगा और कारण दर्शित करेगा। अब इसी में ये विवक्षित है, ऐसे माना जाएगा मानो यहां पर यह भी लिखा है कि हाजिर होता है किंतु कारण दर्शित नहीं करता, ठीक है। तो फिर फिर तो एक ही विकल्प, कौन सा, कि आदेश को अंतिम कर दिया जाएगा। हां, हाजिर भी होता है और कारण भी दर्शित करता है, देन प्रक्रिया आगे चल पड़ेगी, यानी 137 की प्रक्रिया चलेगी और फिर 137 138 आगे प्रक्रिया चलती जाएगी। तो यहां पर रोकेंगे और शेष बात सोमवार को करेंगे, देखेंगे।